नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए एनसीपी नेता अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं और उनकी पार्टी एनसीपी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने का अजीत पवार का यह फैसला 2024 से पहले विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका है। अजीत पवार को 35 विधायकों का समर्थन हासिल है। विधायकों के हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र में अजीत पवार के पास यह पत्र है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर महातूफान आ चुका है और देश की राजनीति के पुराने चाणक्य को भी बड़ा झटका लग चुका है। एनसीपी वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 30 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम का पद अजीत पवार को मिल चुका है। लेकिन बाहर से दिखते महाराष्ट्र के इस सियासी महातूफान के अंदर की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तुम तो ठहरे परदेशी वाले गीत की वो पंक्तियां तो आपको याद ही होंगी। ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान के लिए हर साल एक जैसा ही है। वर्तमान वाले साल में भी तूफान आया और बीते साल में भी तूफान आया था। पिछले साल यानी कि सन 2022 में भी यही महीना था, तपती गर्मी वाले जून का महीना। और एक साल बाद यानी कि 2023 में सिर्फ 2 दिन आगे यानी कि 2 जुलाई महाराष्ट्र में सियासी तूफान फिर से आया। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार महातूफान देश की राजनीति के पुराने चाणक्य कहे जाने वाले के घर पर आया, यानी कि तूफान शरद पवार के घर पर। तूफान की गति इतनी तेज थी कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक अपने साथ ले गया। तूफान की गति का वेग इसलिए भी अधिक था क्योंकि तूफान शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ही लाए थे। चाचा को छोड़कर सरकार के साथ हो गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनसीपी के पास 53 विधायक थे, जिनमें से 35 विधायक अजीत पवार अपने साथ ले गए और विधायकों के अजीत पवार की तरफ जाने का सिलसिला अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि आंकड़ा बढ़ सकता है। अब याद कीजिएगा वो दिन जब शरद पवार और अजीत पवार ने अपनी आत्मकथा के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया था। यह लॉन्चिंग कार्यक्रम उद्धव ठाकरे की सरकार के गिर जाने के बाद किया गया था। तब शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे में अनुभव की कमी थी, वो राजनीतिक तौर पर सभी खबरों पर नजर नहीं रखते थे, इसलिए सरकार गिरी। और ये उनकी आत्मकथा किताब में भी लिखा है। साथ ही 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला चुके थे, बीजेपी को समर्थन देकर डिप्टी सीएम की शपथ भी ले चुके थे। लेकिन तब भी शरद पवार ने कहा था कि अजीत ऐसा करने वाले हैं, उनको इस बात की खबर नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या भतीजे अजीत पवार का एनसीपी को खोखला करके चले जाने पर शरद पवार आखिर क्या कहेंगे? या अभी भी शरद पवार को कुछ नहीं पता था, या पार्टी के टूट जाने पर यह समझा जाए कि शरद पवार की नजर भी राजनीतिक तौर पर हर खबर पर नहीं थी, और साथ ही क्या यूं समझा जाए कि खुद के घर तक पर नजर नहीं थी? लेकिन इसके पीछे की कहानी को भी समझिएगा। अभी 2 से 3 दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2019 में सरकार बनने को लेकर शरद पवार से चर्चा हुई थी और इस बात को शरद पवार ने भी कबूल किया था। तो क्या यूं समझा जाए कि यह सब कुछ शरद पवार के इशारे पर ही हुआ है, क्योंकि शरद पवार शायद दोनों हाथों में लड्डू लेने की नीति पर ही काम कर रहे हों, जैसे 2019 में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। एनसीपी नेता अजीत पवार अब शिंदे सरकार में जुड़ चुके हैं और ये महाराष्ट्र में जो घमासान देखने को मिल रहा है वो बेहद पेचीदा हो चुका है। अब 2024 लोकसभा चुनाव जिस कदर नजदीक आता जा रहा है, उसी बीच अब चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का दौर फिर से शुरू हो चुका है और इसी घमासान के बीच अब महाराष्ट्र को भी एक बड़ा झटका मिल चुका है और लगातार एनसीपी के जो नेता हैं वो अब बीजेपी की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्षी एकता अब एक तरफ से टूटती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अब डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं अजीत पवार और 9 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि एमपी में बीजेपी का यह बड़ा खेल साबित हो रहा है कि किस कदर महाराष्ट्र में महाड्रामा देखने को मिला, जहां पर 40 विधायकों के समर्थन का भी दावा किया जा रहा है। 18 में से 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन 2024 चुनाव से पहले संडे सरप्राइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र में ये जो संडे सरप्राइज मिला है वो इतिहास रच चुका है और ये बेहद अब घमासान होने वाला है। 2024 चुनावी तस्वीर अब एक तरफ से साफ होती भी नजर आ रही है। विपक्षी एकता को भी झटका लगा है और इसी के साथ 40 विधायकों के समर्थन का जो दावा किया जा रहा है उससे सियासी उथल पुथल अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एनसीपी के कई ऐसे नेता हैं जिसमें अनिल पाटिल और धर्म परवार और सुनील और हसन ने शपथ ले ली है मंत्री पद की और इसी के साथ कपिल सिब्बल ने सवाल भी उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम अमेरिका में जिस लोकतंत्र की बात कर रहे थे, क्या वो लोकतंत्र यही है? ऐसे तमाम सवालों के बीच अब सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है और आपको बता दें कई बार सीएम शिंदे भी कह चुके हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम तैयार हो चुकी है और अब नया बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब हमारे पास एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम तैयार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार भी बड़ा मंत्री पद दे सकती है और इसको लेकर भी अब घमासान शुरू हो चुका है क्योंकि 2000 लोकसभा का जो चुनाव अब सामने आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव, अब उसको लेकर अब सियासी उथल पुथल जो है वो तेजी से शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठ रहे थे और इसी के साथ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इसी घमासान को लेकर अब हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं के राणा, ओमशील और जितेंद्र जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस महाचर्चा में और संडे सरप्राइज में। और देख लेते हैं कि आज जिस तरीके से जो ये घमासान चल रहा है महाराष्ट्र में और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो एक बड़ा झटका देखने को मिला है हमें, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिवसेना के पहले ही 2 गुट हो चुके थे, उसके बाद चुनावी चिन्ह को लेकर पहले से ही घमासान जारी था, उसी बीच अब शरद से अजीत अलग हो जाते हैं और उसके बाद एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर अब मांग जारी है, उसका इतिहास अब फिर से दोहराया जाने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जो है ये स्पष्ट हो चुका है कि अब एनसीपी पूरी तरीके से टूट चुकी है क्योंकि उसके लगभग जो है 2/3 जो एमएलए है वो टूट करके और अजीत पवार के साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो दल बदल कानून और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 और इसके अलावा दल बदल अधिनियम 1985 दोनों में जो है वो अलग अलग प्रावधान जो है इस तरह के विषयों को लेकर के किया गया है। अब इसमें ये होगा कि जिसके साथ जो है बहुमत होगा उसी की पार्टी होगी और इसमें ये भी स्पष्ट है कि अब चूंकि बहुमत जो है वो अजीत पवार के साथ है, चूंकि पूरे विधायक उनके साथ है, इसके अलावा जो लोकसभा के जो सांसद हैं जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं, राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी जो है अजीत पवार के साथ आने की बात मतलब कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो ऑफिस बियरर प्लस जो टोटल चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव इनको मिला करके जो है वो 2/3 का बहुमत जो है वो बनाया जाता है और जो जिस नेता के तरफ होते हैं पार्टी जो है वो उनकी मानी जाती है। तो अब लगभग जो है ये स्थिति स्पष्ट हो रहा है कि शरद पवार के हाथ से एनसीपी निकल चुकी है, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे के हाथ से जो है वो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना निकल गई और वही स्थिति जो है अब महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ जो है बन रही है। और एक बार फिर से एक और नई लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी कि वहां भी अब एक नया महाराष्ट्र का दल एनसीपी चुनाव और अपने नाम पहचान और अस्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़ेगा और एक राजनीति जो है नई दिशा में जो है वो करवट ली है इस वक्त। राणा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से शरद पवार के घर में ही खेल चल रहा था, तमाम तरीके के हिंट्स दिए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच अजीत पवार का ये दावपेच कैसे शरद पवार समझ नहीं पाए?
देखिए, इसके लिए जो है ना, मैं कुछ चीज़ों को समझने की बड़ी ज़रूरत है। और सबसे पहली बात इसमें यह है कि जब राजनीति की आप बात करते हैं तो राजनीति में जो चीज़ें सामने से नजर आ रही हों, कहानी वो नहीं होती है, कहानी उसके पीछे की होती है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और उससे पहले अगर जो अभी पूरी स्थिति को हम देख रहे हैं, उस स्थिति को समझने के लिए दो गीत याद आते हैं। एक तो ये कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, भतीजी ने ही लूट लिया घर चाचा जान का। एक तो ये गीत बड़ा सटीक बैठता है आज इस समय पर। और दूसरा गीत ये कि हमारी तो कश्ती वहां डूबी थी जहां पानी कम था। अब ये शरद पवार सोचेंगे कि पानी कम था या ज्यादा था जहां उनकी किश्ती जाकर डूबी है। लेकिन अगर आप 2019 से इन तस्वीरों को देखते हुए चलें तो तमाम जगह पर ऐसी चीजें देखने के लिए मिली हैं जब ये वाली स्थिति बनती हुई नजर आई। 2019 में जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो उसके तुरंत बाद ही बीजेपी से जाकर हाथ मिला लेते हैं अजित पवार। और हाथ मिलाने के बाद शपथ ग्रहण भी हो जाता है, डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद शरद पवार जैसे तैसे करके मनाकर लेकर आते हैं उन्हें, और मनाकर लाने के बाद डिप्टी सीएम का पद उनको यहां देते हैं, यानी कि शिवसेना की सरकार में। और उसके बाद सारी चीजों को वो कवर कर लेते हैं, जो डैमेज कंट्रोल है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही सरकार फिर से टूटती है, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है, तो उसके बाद फिर से वो चले जाते हैं। जैसे एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं तो हलचल तेज हो जाती है, यानी कि अजित पवार का जो गुट था उसमें हलचल तेज हो जाती है। और उसमें यह हो जाता है कि बीजेपी के साथ ही सरकार बनाई जाए। लेकिन यहां तक चीजें ठीक रहती हैं। लेकिन आप याद कीजिएगा 2 मई की तस्वीरों को। 2 मई की तस्वीर को जब अचानक से शरद पवार ये ऐलान कर देते हैं कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं एनसीपी का, उसके बाद नेताओं में तमाम तरह की हलचल होती है। नेताओं के कहने पर फिर वो मान जाते हैं और अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को बना देते हैं, यानी कि अजित पवार को यहां भी दरकिनार कर देते हैं। जब ये सवाल उठते हैं कि क्या अजित पवार दरकिनार कर दिए गए हैं, तो शरद पवार का बयान आता है कि उनके नाराज होने का, दरकिनार होने का कोई बड़ी बात सामने आती ही नहीं है। क्योंकि लगातार जो पूरे फैसले लिए जा रहे हैं, वो पूरे फैसले जो है उनसे ही पूछकर लिए जा रहे हैं और उनके ही सानिध्य में सारी चीजें हो रही हैं। और दूसरा, शरद पवार ये भी कहते हैं कि उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद है, इसलिए उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए अध्यक्ष पद उनके पास नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे में नाराजगी जरूर रहती है। अब इस नाराजगी के चलते ही ये फूट बढ़ती चली जाती है। याद होगा कि उसी समय पर फिर धाराशिव में जाकर पोस्टर लगते हैं जिसमें मांग की जाती है कि सीएम जो पद है वो बनाया जाए, इनको अजित पवार को सीएम बनाया जाए। लेकिन इस पर जो है अजित पवार अपना रुख साफ करते हैं, फिर से वो सामने आते हैं और बयान देते हैं। वो कहते हैं कि सीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आज की तस्वीर को यह समझा जा सकता है कि सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, डिप्टी सीएम बनने की जरूर इच्छा थी। ये ऐसे तमाम फैक्टर्स उसके बीच में थे, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी उन्हें अपना वजूद हाथ नहीं आ रहा था एनसीपी में, क्योंकि लगातार उन्हें चाचा के ही इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा था। पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं आ रही थी, उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। इसीलिए उन्होंने बीजेपी की तरफ जाना ही बेहतर समझा और इसीलिए आज वो अपने एक बड़ी टूट को लेकर, यानी कि एनसीपी को खोखला करते हुए चले गए हैं। सोचेगा कि सबसे पहले जो ओम, आपने भी हमें खबर सुनाई थी, तो सबसे पहले जो खबर सामने आई थी वो यही आई थी कि 17 विधायक उनके साथ है अजीत के। उसके बाद खबर आती है कि 30 विधायक साथ हैं। अब खबर आ रही है कि 35 विधायक उनके साथ है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इसमें कोई अचंभित नहीं हुआ होगा, आंकड़ा 40 तक पहुंच चुका है। राणा की जरूरत नहीं है। राणा जी, आंकड़ा अब 40 तक पहुंच चुका है। हाँ बिल्कुल, यही देखिए लगातार जो है ना हर पल अपडेट आ रही है इसमें कि कब 17 से शुरू होता है, 30 आता है, 35 आता है और अभी सोचेगा कि जस्ट हम जब लाइव देना शुरू कर रहे हैं उसी बीच में आंकड़ा 40 पहुंच जाता है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। सोचिए 53 विधायक उनके पास थे, अब 40 उनके पास पहुंच गए अजित पवार के। एनसीपी के पास केवल 13 विधायक बचे हैं, यानी कि यह आंकड़ा और भी कम हो सकता है। अब ऐसे में उन्होंने इस बात का भी दावा ठोक दिया है कि वो एनसीपी पार्टी को जो है अपने खेमे में लेंगे, यानी कि अपने अंडर में ही लेंगे। यानी कि जिस तरह की चीजें हमें शिवसेना में देखने के लिए मिली थी, वैसी स्थिति हमें एनसीपी में भी देखने के लिए मिल सकती है। कोर्ट के वही चक्कर देखने के लिए मिल सकते हैं। वही पूरी कहानी हमें एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर दोहराती हुई नजर आएगी। तो इससे क्या 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें क्या कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झटका है विपक्ष को। देखिए, इसको अगर फेरबदल देखने के तौर पर देखा जाए तो ये एक बड़ी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। जिस तरह से भी जितेंद्र जी भी बता रहे थे कि राज्यसभा सांसद भी तमाम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं एनसीपी के। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समीकरण को महाराष्ट्र के समझेंगे तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो समीकरण था वो या तो शिवसेना के साथ था। बीजेपी जब और शिवसेना साथ आते हैं तो एक बड़ा वर्ग उन दोनों के साथ हो जाता है, हिंदुत्व के आधार पर उनके साथ हो जाता है। आप सोचिए कि बीजेपी का हिंदुत्व उनके साथ है,
साथ ही उनके साथ शिवसेना वाला हिंदुत्व उनके साथ है, और एनसीपी वाला जो अलग वोट है, जो सेक्युलर वाला वोट है, वो भी अब उनके साथ हो जाता है। तो समीकरण पूरी तरह से बदले हुए मिलेंगे, और ये जो पूरी स्थिति है, अब आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में ये पूरी स्थिति बदली हुई नजर आएगी। जी, इसी के साथ मैं अब जितेंद्र जी से सवाल लेना चाहूंगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब क्या गणित खेली जाने वाली है जिससे लोकसभा और राज्यसभा को दोनों फर्क पहुंचने वाला है। जी जितेंद्र जी। बिल्कुल, इसी देखिए पूरा लोकसभा चुनाव का इस बार का जो गणित है वो लगभग अब जो है बदलते हुए नजर आ रहा है, और ये पूरा मामला जो है लगभग अब गेम प्लान के ओर जो है वो सिमटते जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से पिछले 1 वर्षों के अंदर राजनीतिक उलटफेर हुए हैं, उसमें कई तरह के समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खुद जिक्र जो है इस वक्त आपके साथ जो है के राणा भी कर रहे थे, और लगभग जो है वही स्थिति अन्य राज्यों की तरफ भी देखने को जो है वो मिल सकती है। लेकिन इस वक्त जो है संसद का सत्र जो है वो कल से शुरू होने वाला है, और उसमें भी जो है इसका एक बड़ा असर है वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कई सारे गुट जो हैं शरद पवार के साथ आकर के और वो इसका लोकसभा में या राज्यसभा में विरोध करें या उसका बायकॉट करें, लेकिन बीजेपी के लिए जो भी बिल होगा, विधेयक होगा, उसको पारित करवाना जो है वो ज्यादा आसान हो पाएगा। और वही बिल जो है पारित करके खुद जो है बीजेपी और इनके साथ जो भी एनसीपी और बाकी जो दल आए हुए हैं वो सब मिल करके लोकसभा के चुनाव की जो सीटों का जो समीकरण है, जो गणित है, वो उसको तय करेंगे। और जो पूरा लोकसभा का चुनाव होगा वो लगभग जो है एक जो एनडीए का जो घटक जो दल है उनके साथ जो है सीटों का जो बंटवारा प्लस उनके जो जातिगत समीकरण है, इसके अलावा स्टेट जो फैक्टर्स है, उन सभी को मिला करके और लोकसभा का इस बार का चुनाव जो है कुछ अलग तरीके से हमें देखने को जो है वो लग रहा है कि मतलब मिलेगा। क्योंकि जो पूरा जो राजनीति का जो गणित है वो अब इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहा था। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पहले जो है बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, और यही 2 दल जो आपस में गठबंधन के साथ जो है लड़ते थे। बाकी जो है कांग्रेस के साथ जो है कुछ अलग दल थे, और प्लस एनसीपी और कभी कभी कांग्रेस साथ में जो है चुनाव को लड़ते रहे। लेकिन इस बार जो है अब ऐसा हुआ है कि चूंकि एनसीपी के पास भी अब सिंबल नहीं रहा, इसके अलावा शिवसेना के पास भी सिंबल नहीं रहा, अकेले बच जाती है कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है अब बिना गठबंधन के तो वहां पे सीटें निकाल नहीं सकती है। यानी कहीं ना कहीं कहे कि महाराष्ट्र का जो पूरा जो लोकसभा का जो गणित है या जो विधानसभा चुनाव का जो गणित है वो इसके बाद से जो है वो बदल चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो टूट करके और महाराष्ट्र की जो वर्तमान जो सरकार है वो उसमें जो है शामिल हो गई है। जी जितेंद्र जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन उससे पहले ओम से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को एक संडे सरप्राइज मिला है, और वो सरप्राइज कोई छोटा मोटा नहीं है, जिसमें 40 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है, जिससे देखा जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। तो 2024 चुनाव की तो तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। ओम। जरूर निश्चय, जिस तरीके से चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनसीपी प्रमुख जो शरद पवार हों, वो लगातार ये दावा करते हैं कि विपक्ष इंटैक्ट है। वो तमाम मीटिंगों में जाते हैं, महागठबंधन की जो बैठक होती है उसमें जाते हैं, और विपक्ष की एकजुटता का जैसे सभी लोग सारे विपक्षी दल दावा करते हैं वैसे ही वो भी दावा करते हैं। पर बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब वो अपना पार्टी नहीं बचा पाए तो वो विपक्ष के एकजुट को कैसे दर्शाएंगे। और जो शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, क्या वो उनका चाणक्यपन और चाणक्य नीति उनके पार्टी में नहीं काम कर पाया, जो इतनी बड़ी फूट हो गई। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी के राणा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि राणा जी, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो एनसीपी में इतनी बड़ी फूट हुई, शरद पवार शुरू से राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। एक तरफ अमित शाह चाणक्य होने का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं शरद पवार भी दावा करते हैं। तो क्या लगता है इनके चाणक्य नीति को अब क्या हो गया? देखिए, इसमें मैं जो भी बात कह रहा था कि राजनीति में जो चीजें बाहर से दिखती हैं वो अंदर हो, ये जरूरी नहीं है। खेल अंदर एकदम उलट भी हो सकता है। सबसे पहले हमें इस बात को भी समझना होगा, और दूसरा पॉइंट इसी में यह भी निकल कर आता है कि शरद पवार ने जब अपनी किताब आत्मकथा का दूसरा संस्करण पेश किया था, उस समय पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी थी, और उन्होंने उस समय पर कहा था कि उद्धव ठाकरे में अनुभव की कमी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे सभी खबरों से परिचित नहीं थे, और इसीलिए उन्हें इस टूट का पता नहीं लग पाया, और इसलिए उनकी सरकार गिर गई। लेकिन अब जो टूट एनसीपी में हुई है, सोचिए इस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है कि शरद पवार जो राजनीति के बड़े खिलाड़ी,
बड़े चाणक्य, पुराने चाणक्य कहे जाते हैं। अजित पवार से भी पुराने, मान लीजिए कि अमित शाह से भी बड़े पुराने चाणक्य हैं। उनकी पार्टी में टूट होती है और उन्हीं को ये बात का खबर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको पता था कि ऐसा होगा, वो लगातार पर्दा इस पर डाल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से धाराशिव में जब पोस्टर लगते हैं अजित पवार को सीएम बनाने को लेकर, उस समय पर भी वो इसी बात को कहते हैं कि वो किसी ने कर दिया होगा, हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। अजित पवार भी सामने आते हैं, वो इसी बात को कहकर चले जाते हैं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सीएम बनूं। दूसरा, जब वो 2019 में डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, तब भी यही बातें सामने आती हैं और शरद पवार कहते हैं कि मुझे इस खबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि अजित ऐसा कर सकते हैं। जबकि सोचेगा कि अभी 2 दिन या 3 दिन पुराना एक बयान सामने आया, जिस बयान में कहा जाता है, देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है और वो कहते हैं कि 2019 में हमारे साथ सरकार बनाने के लिए तैयार थे शरद पवार, उनके साथ लंबी चर्चा भी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने और अजित पवार ने जब शपथ ग्रहण किया तो उससे 2 दिन पहले वो अपने कदम पीछे हटा लेते, यानी कि पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर बरकरार थी। लेकिन इसमें यह समझा जा सकता है कि शरद पवार दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते थे कि अगर शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार बनाए तब भी हमारी सरकार, हम सरकार में है, बीजेपी के साथ बनती है तब भी हम सरकार में है। इस फूट को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि क्या अभी भी दोनों हाथों में लड्डू की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको कि हम जैसे पहले देखें, कुछ दिनों पहले हम देखे थे, जैसे नागालैंड में ये हुआ कि जो पार्टी समर्थन दे रही थी उसकी जैसे यहाँ पे टूट हुआ वैसे ही वहाँ भी टूट हुई थी, पर पार्टी का साफ तौर पर ये कहना था कि ये विधायकों ने समर्थन दिया है, पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं है, ये जितने विधायक है वैसे। तो क्या शरद पवार भी ऐसे ही डुअल गेम खेलेंगे कि ये जो 35-40 विधायक हैं उन्हीं का समर्थन रहेगा और पॉलिटिकल पार्टी उसमें ये नहीं है, या फिर जैसे शिवसेना के साथ ऐसा हुआ कि सिंबल की लड़ाई छिड़ गई, तो अब क्या ये सिंबल की लड़ाई छिड़ेगी कि किसकी होगी किसका होगा एनसीपी, या फिर कौन होगा एनसीपी का चेहरा? देखिए, इसमें जो सबसे आसान नजर आता है और जो अभी की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें शिवसेना वाली स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है कि एक बार फिर से सिंबल को लेकर लड़ाई होगी, क्योंकि ये बयान भी अभी आ चुका है और उन्होंने बयान में कहा कि हम सिंबल के लिए लड़ेंगे, पार्टी के लिए लड़ेंगे। तो यानी कि एक बार फिर से कोर्ट कचहरी देखी जाएंगी सिंबल की लड़ाई को लेकर। ये वाला रास्ता सबसे आसान है। लेकिन जिस हम चाणक्य नीति की बात कर रहे थे तो उसमें यह हो सकता है, क्योंकि अब वैसे भी वो अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा दे ही रहे थे, अपनी बेटी को कमान सौंपने की तैयारी में थे, तो अब ये लड़ाई शरद पवार के साथ साथ सुप्रिया सुले के साथ भी लड़ाई होगी, यानी कि भाई बहन आमने सामने होंगे राजनीति में, सिंबल को लेकर, पार्टी को लेकर और रणनीति को लेकर। राणा जी, आपको क्या लगता है शरद पवार सेफ प्ले के चक्कर में उन्होंने ये चाणक्य नीति अपनी छुपा कर रखी? एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, सवाल सुन नहीं पाए ठीक से। राणा जी, मैं ये कह रही थी कि क्या शरद पवार अपनी चाणक्य नीति को छुपाकर बैठे हुए थे इसीलिए कि मैं सेफ प्ले करूं? ये कहा जा सकता है कि, लेकिन उनकी जो अभी तक की पूरी स्थिति को हम समझ पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये तो नजर आता है कि उन्हें इस घटना के बारे में पता था, भले से वो लगातार पर्दा डालते रहे, वो लगातार छिपाते रहे, लेकिन ये जरूर था कि अजीत ऐसा करेंगे, इस बात की खबर उनको थी। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है कि आखिर वो इसको छिपाने की कोशिश में क्यों थे? अगर ये टूट पार्टी के अंदर होने वाली थी उसके बाद भी वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे? वो क्यों नहीं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर पा रहे थे? इन चीजों को अभी समझना बाकी है और जैसे जैसे तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो रही है वैसे वैसे हो सकता है कि उद्देश्य भी समझ में आने लगे कि आखिर इस टूट के पीछे का कारण क्या और उनकी इस पूरी रणनीति का कारण। राणा जी, इसके बीच में अब राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। संजय राउत का ये बयान आया है कि जो ये 35 विधायक और 40 विधायक जो भी इनके समर्थन में गए हैं वो आयोग ठहरा दिए जाएंगे। जब शिवसेना में फूट हुई थी तो भी ऐसे ही बयानबाजियां आई थी। तो क्या लगता है ये जो संजय राउत का बयान है ये कितना मुखर होकर सामने आएगा? देखिए, इस बयान में कोई दम नजर आता नहीं है, क्योंकि आप सोचेगा 1 साल पहले वही चीजें हमने शिवसेना में देखी थी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दूसरा ये कि 1/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ है। सोचेगा कि लगभग 40 विधायक उनके पास जा चुके हैं, यानी कि 60-70% पार्टी का जो बहुमत है वो अजित पवार के साथ है। तो ऐसे में अयोग्य करार दिए जाने वाली जो मजबूती है, जो कानून है, वो पूरा फेवर में नजर आता है अजित पवार के साथ, यानी कि अब जो इसमें मैं कुछ जोड़ना चाह रहा हूं, वो नजर नहीं आती है उनके हिसाब से। जितेंद्र जी, एक अपडेट आ रहा है जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना बता दूं मैं कि ये जो सीएम सिंधे हैं उनकी बाइट आई है वो साफ तौर पर उस पर ये कह रहे हैं, अपना पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ट्रिपल इंजन उनका कहने का मतलब वही था जो मैं समझा रहा था कि एक बीजेपी वाला कोर वोटर है जो पक्का हिंदुत्व है, दूसरा शिवसेना वाला है जो हिंदुत्व सिर्फ शिवसेना को चाहता है, और तीसरा वो सेक्युलर वाला है
जो एनसीपी को चाहता था। राणा जी, अब वो ट्रिपल इंजन हो चुका है। राणा जी, अब मैं जितेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। जितेंद्र जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब अमेरिकी दौरे पर थे तब उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम लोकतंत्र की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या लोकतंत्र की बात वो इन्हीं मायनों में कर रहे थे जो उन्होंने संडे सरप्राइज दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान वहां पर जो है वो एक अलग मायने में जो है हो सकता है कि प्रधानमंत्री का इस तरीके के बयान को इसमें राजनीतिक रूप से जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अक्सर इस तरह के खासकर जो है जोड़ तोड़ वाले मुद्दे के ऊपर या गुटबाजी वाले मुद्दे के ऊपर मतलब कोई लोकतंत्र वाले जैसे बयान जो है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका बयान जैसे राहुल गांधी के ऊपर दरअसल जो था कि राहुल गांधी जो उन्होंने बयान दिया था अमेरिका के अंदर में कि भारत में जो लोकतंत्र नहीं है, संसद में बोलने नहीं, लेकिन एक तरह से टारगेट तो विपक्ष को ही किया गया था ना, टारगेट तो एक तरह से विपक्ष को किया गया था। अब उसके बाद जब उन्होंने संडे सरप्राइज दिया तो उन्होंने जो महागठबंधन की तैयारी चल रही थी विपक्ष की, अब उसको तो एक तरह से उन्होंने टूट कर दिया है और उसको पूरी तरह से बिखरा दिया है एक संडे सरप्राइज देकर। नहीं, प्रधानमंत्री का जो उस ट्वीट को या उस बयान को मतलब किसी भी तरीके से जो है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है वो शायद नहीं जुड़ा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब तक जो है उनका यही छवि रहा है या उनका लगभग जो है उनकी यही मतलब जो है प्रयास रही है कि खासकर जो गुटबाजी या दल बदल या पार्टी टूटने या जोड़ने वाले विषय में मोस्टली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई बयान जो है नहीं आता। हाँ, मैं जो एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था इस पूरे कमेंट के दौरान जो है राणा जी जो कह रहे थे और जो ओम सिंह ने जो सवाल जो उठाए थे कि शरद पवार जो खुद अपने आप को जो है चार्ट के रूप में हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं, और आखिर चार्ट की वो नीति कहाँ फेल हो गई कि खुद उनकी ही पार्टी आज जो है टूट गई या खुद उनका जो पूरा पार्टी का जो कमान है वो उनके हाथों से निकल गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी टूटने का पूरा जो कवायद है महाराष्ट्र के अंदर में वो कोई पहली बार जो है ऐसा नहीं है, कई सारे सब दल जो टूटते रहे, लेकिन जहां तक बात एनसीपी को लेकर के है तो एनसीपी के टूटने की कवायद जो है लगभग जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से ही जो है शुरू हो गई थी, और उस वक्त जो है ये बात सामने आई थी कि प्रफुल्ल पटेल हो सकता है कि बीजेपी के साथ जो है वो शामिल हो जाए या फिर अजीत पवार या सुप्रिया सुले को लेकर के जो है किसको पार्टी का जो है वो कमान दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहूंगा कि जो ये बात जो चल रही है कि भाई उनको आयोग घोषित करा दिया जाएगा विधानसभा के अंदर में, तो इसमें जो स्पष्ट जो रूलिंग है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है और दल बदल अधिनियम है, वो यही कहता है कि अगर सदन के अंदर भी अगर कोई पार्टी व्हिप जारी करती है और अगर उस पार्टी के 2/3 विधायक या लोकसभा के अंदर 2/3 सांसद अगर एक तरफ जो है अगर मतलब जो है अपना मत रखते हैं, तो वैसे स्थिति में जो है वो दल बदल अधिनियम वो लागू नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो दावा है या एनसीपी का जो दावा है या कोई भी मतलब अदर जो अपोजिशन महाराष्ट्र जैसी जो बातें कर रहा है, हमें लगता है कि ज्यादा मतलब मजबूती के साथ जो है वो टिक पाएगा विधानसभा के अंदर में, फ्लोर पे जब टेस्टिंग होगा उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बने रहने के लिए। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो संडे सरप्राइज मिला है और आप देख सकते हैं महासंग्राम छिड़ चुकी है महाराष्ट्र में, उसको लेकर अब 2024 की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं कि किस तरीके से अब जो महागठबंधन की तैयारी विपक्ष कर रहा था, अब उसके बाद बीजेपी ने एक सेफ प्ले करते हुए इन सबको पछाड़ते हुए अब 2024 के लिए संडे सरप्राइज दे दिया है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।